Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In this video, we'll discuss about k-nearest neighbor classifier. So let's begin. So before understanding what is KNN, k-nearest neighbor classifier, let's first discuss what is instance-based learning. So instance-based learning means that instead of building a big formula or model during training, we just store the training data and do the real work when the new query comes. So what do we mean by this is instance-based learning का मतलब है हम अपने ट्रेनिंग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, राइट? और हम कोई भी अगर मुझे टेस्ट करने के लिए कुछ भी डेटा करना है तो हम उसको तब करेंगे एज एंड व्हेन द न्यू क्वेरी कम्स, राइट? सो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज अ लेजी लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज पोस्टपोन अंटिल प्रिडिक्शन टाइम. लेजी लर्निंग क्यों है? क्योंकि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं प्रिडिक्शन को जब तक हमारी एक्चुअल क्वेरी नहीं आ जाती, राइट? सो दैट इज वाई दिस इज known as the lazy learning. So instance based learning को अगर हम कोई real life example से समझें, so let's say you are a doctor, right? Now instead of building a mathematical model, what do? We keep records of all the previous patients, right? And एज एंड व्हेन द न्यू पेशेंट कम्स तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ऐसे सिमिलर कौन से पास पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको सेम प्रॉब्लम है जो हमारे करंट पेशेंट को है, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट ट्रीटमेंट जो हमने किया था, हम अपनी न्यू प्रिडिक्शन करते हैं कि इस वाले पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज वाई हम अपनी प्रिडिक्शन को एक्चुअली पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक हमारे पास कोई नया केस नहीं आ गया, राइट? सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज लेजी लर्निंग. इट इज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग. हम अपनी प्रिडिक्शन को तब करते हैं जब न्यू क्वेरी आती है और ट्रेनिंग डेटा को एज इट इज स्टोर करके रखते हैं, राइट? अब इसी के सिमिलर अप्रोच के साथ आता है हमारा KNN विच इज के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर. So the key idea of k-nearest neighbor classifier is that it works on this approach कि हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी नया पॉइंट आया, लेट्स से दिस पॉइंट, अगर मुझे इस न्यू पॉइंट को क्लासिफाई करना है, सपोज मेरी दो क्लासेस है, एक C1 क्लास है, एक C2 क्लास है, मुझे ये बताना है कि मेरा न्यू पॉइंट जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, C1 को एंड C2 को, और इस पॉइंट के आसपास मेरे कुछ और पॉइंट्स है, राइट? तो हम देखेंगे ये पॉइंट जो है इसके क्लोजेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं, राइट? इस पॉइंट के सबसे क्लोजेस्ट नेबर कौन कौन से हैं और उन क्लोजेस्ट नेबर से हम उसका डिस्टेंस देखेंगे, राइट? अब उनमें से जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा उनकी जो क्लास होगी उस पॉइंट की क्लास को ही हम असाइन कर देंगे इस अपने न्यू पॉइंट को, राइट? सो दिस इज हाउ के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर वर्क्स. ये कहता है कि टेल मी हु योर क्लोजेस्ट नेबर्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर. अपने क्लोजेस्ट नेबर्स बताओ मुझे कौन से हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सी क्लास को बिलोंग करते हो, राइट? सो इसको हम ऐसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. लेट्स से अगर मुझे क्लासिफाई करना है किसी भी न्यू स्टूडेंट को इनटू टू क्लासेस कि ये न्यू स्टूडेंट मेरा पास वाली क्लास में जाएगा या फेल वाली क्लास में जाएगा, राइट? एंड मेरे पास जो फीचर्स हैं वो दो फीचर्स मुझे गिवन है. लेट्स से एक है आर स्टडेड एंड दूसरा फीचर है लेट्स से अटेंडेंस. तो हर एक स्टूडेंट के, लेट्स से स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3, स्टूडेंट S4, स्टूडेंट S5, ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और मेरे पास दो फीचर्स गिवन है. एक तो है मेरे पास आर स्टडेड और दूसरा फीचर है मेरे पास अटेंडेंस. इनकी कुछ कुछ वैल्यूज मुझे गिवन है. लेट्स से 2, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, ये मुझे कुछ डेटा गिवन है, राइट? अब कोई न्यू स्टूडेंट आया, लेट्स से S6, मुझे बताना है इस S6 के भी मेरे पास ये दो फीचर्स की वैल्यू गिवन है, कितने आर स्टार्टेड एंड कितनी अटेंडेंस है. अब इस S6 को मुझे बताना है कि ये कौन सी क्लास में जाएगा, पास में जाएगा, फेल में जाएगा. लेट्स से हम इन जो स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा गिवन है उसमें मेरे पास इनकी क्लास भी गिवन है. लेट्स से ये स्टूडेंट है फेल, दिस स्टूडेंट ऑल्सो फेल, दिस इज पास एंड दिस इज ऑल्सो फेल, राइट? सो नाउ अब मुझे बताना है कि ये जो S6 स्टूडेंट है ये कौन सी क्लास में जाएगा, पास वाली क्लास में जाएगा या फेल वाली क्लास में जाएगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट, दिस इज स्टेप 1, रिप्रेजेंट डेटा एज पॉइंट्स, राइट? हर एक स्टूडेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पॉइंट, राइट? सो लेट्स से ये मेरा एक स्पेस गिवन है, 2D स्पेस गिवन है. लेट्स से मेरे पास यहाँ पे दो फीचर्स है तो मेरा 2D स्पेस गिवन है.
इस एक्सिस पे लेट्स से मेरे आवर्स, इस एक्सिस पे मेरे पास अटेंडेंस। ये डेटा को मैंने प्लॉट कर लिया, मेरे पास इस टाइप से ये डेटा अपना प्लॉट हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना एज अ पॉइंट इन स्पेस। ईच स्टूडेंट becomes a point in space, right? अगर मेरे पास दो फीचर्स हैं तो ये मेरा किस टाइप का स्पेस हो जाएगा, 2D स्पेस हो जाएगा। लेट्स जस्ट सिमिलर एग्जांपल जो भी हमने देखा, मैं यहाँ पे हमारे पास दो फीचर्स हैं, एक आवर स्टडीड है, एक अटेंडेंस है, तो मेरा 2D स्पेस बन गया। अगर मेरे पास तीन फीचर्स होते, लेट्स से एक और फीचर इसमें होता, अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीड एंड अटेंडेंस, एक और फीचर मेरे पास होता, लेट्स से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट, उसमें कितने आवर्स स्पेंड करें। तो अगर मेरे तीन फीचर्स होते तो मेरा किस टाइप का स्पेस बन जाता, 3D स्पेस बन जाता। लेट्स से मेरे पास दो तीन फीचर्स और होते, तो जितने फीचर्स आपके पास होंगे उतना ही n डायमेंशनल स्पेस में हम अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। फॉर 2 फीचर्स आई हैव अ 2D स्पेस टू रिप्रेजेंट दोस पॉइंट्स, फॉर 3 फीचर्स आई हैव अ 3D स्पेस टू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट्स, एंड सिमिलरली फॉर n फीचर्स I have a n-dimensional space. Right? So अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, हर एक इंस्टेंस जो आपका, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईच इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जहां पे दिस इज अ कोऑर्डिनेट। This is coordinates for student S1, coordinates for student S2, coordinates for student S3, like this. And similarly, coordinates for student nth student, right? So basically, each feature becomes a coordinate. Each feature becomes a coordinate, right? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे coordinates फॉर स्टूडेंट S1 क्या हो गए, फॉर स्टूडेंट S1 कोऑर्डिनेट इज 2 5, आवर्स को मैंने लिया लेट्स से ऑन दी एक्स एक्सिस एंड अटेंडेंस को लिया लेट्स से ऑन दी वाई एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टूडेंट S1 इज 2 5, कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टूडेंट S2 इज 3 5, कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टूडेंट S3 इज 6 7, कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टूडेंट S4 इज 8 9, coordinates for student S5 is 3 6, like this, right? Now once each point is represented in the form of coordinate, the next step is, यही हमारा first step था, the next step is we calculate the distance. Step 2, measure distance. So basically distance measure करने के लिए हम कौन सा distance यहाँ पे लेते हैं, हम लेते हैं Euclidean distance. We use यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ एक्स आई, लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट्स है, ये मेरा स्टूडेंट S1 का डेटा है और ये मेरे पास स्टूडेंट S2 का डेटा है। दिस इज स्टूडेंट S1, दिस इज स्टूडेंट S2। इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो हाउ विल आई कैलकुलेट द डिस्टेंस, आई विल टेक, सो इसको हम मैथमेटिकली लिखे तो पहले मैथमेटिकल वर्जन लिख लेते हैं एंड देन उसको समझते हैं। माइनस, and we do this for all the features that I have. So basically इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस कह लो और हम इसको सिंपल पाइथागोरस डिस्टेंस कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल में देखूं, लेट्स से अभी हम दो ही फीचर्स की बात कर रहे हैं, आई एम इन 2D स्पेस। सो 2D स्पेस में बेसिकली अगर मुझे दो पॉइंट्स है, एक स्टूडेंट S1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से सम x1 y1, और एक स्टूडेंट है S2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से सम x2 y2। इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, राइट। अगर एक और फीचर होता है लेट्स से z1, इधर z1 इधर z2, तो एक और क्या ऐड हो जाता है इसमें, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, राइट। कोई मैटर नहीं करता आप इसका पहले ले रहे हो या इसका पहले ले रहे हो, क्योंकि माइनस जो होगा हम स्क्वायर ले रहे हैं, सो इट वोंट मैटर, राइट। सो बेसिकली ये मेजर करेगा आपका हाउ क्लोज 2 पॉइंट्स आर,
हाउ क्लोज 2 पॉइंट्स आर। सो यही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, राइट, हर एक फीचर के एक्स कोऑर्डिनेट को उस जो दूसरा पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना, वाई को वाई से करना, जेड को जेड से करना, राइट, डिपेंडिंग हमारे पास कितने फीचर्स हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब इसमें हम k नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर तो कह रहे हैं, बट इसमें k का क्या मतलब है? सो स्टेप 3 इज चूज करना k नियरेस्ट पॉइंट्स। चूज k नियरेस्ट पॉइंट्स। चूजिंग k नियरेस्ट पॉइंट्स का क्या मतलब है? लेट्स से ये मेरा न्यू पॉइंट है, इसको मुझे क्लास असाइन करनी है, राइट। इस पॉइंट के जो नियरेस्ट नेबर्स है, लेट्स से वो है एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, लेट्स से एक ये वाला पॉइंट, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो दूर दूर, लाइक दिस, राइट। सो अब इस वाले पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, लेट्स से ये वाला पॉइंट बिलोंग करे C1 को, ये भी C1 को, ये भी C1 को, ये C2 को, ये C2 को, ये सम C3 को, राइट। अब इस पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए हम ये k की वैल्यू को चूज करते हैं कि मुझे इसके नियरेस्ट कितने पॉइंट्स को देखना है अपने इस पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। अगर मुझे इन 3 पॉइंट्स को ही देखना है खाली, तो इसकी क्लास भी क्या हो जाएगी? इन तीनों की क्लास C1 है, तो इसकी क्लास भी C1 हो जाएगी। अगर मुझे 5 पॉइंट्स को देखना है, तो 3 पॉइंट्स तो ये वाले हैं और 2 पॉइंट ये वाले और हो गए, तो 5 नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर हो गया। अगर मुझे 6 नियरेस्ट पॉइंट्स को देखना है, तो 3 पॉइंट्स ये वाले, 3 पॉइंट्स ये वाले, तो 6 नियरेस्ट पॉइंट क्लासिफायर ही हो गया। सो k डिसाइड करता है कि कितने नियरेस्ट पॉइंट्स आपको देखने हैं अपने पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। इफ k इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स सिर्फ नियरेस्ट पॉइंट को देखो आप, ओनली 1 नियरेस्ट पॉइंट। अगर k की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स नियरेस्ट 2 पॉइंट्स। अगर k की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स नियरेस्ट 3 पॉइंट्स। k की वैल्यू 4 है, नियरेस्ट 4 पॉइंट्स, एंड सो ऑन, राइट। So k here means choosing the value of the nearest number of points that you want to take into consideration while classifying your new point. Nearest 5 points. Right? So पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि आप हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करो एज अ कोऑर्डिनेट। सेकंड में हमने देखा उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करो। थर्ड स्टेप इज आपको देखना है कि कितने नियरेस्ट पॉइंट्स आपको देखने हैं अपने पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज कि वंस आपने k की वैल्यू डिसाइड कर ली कि आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने हैं इन ऑर्डर टू क्लासिफाई योर न्यू पॉइंट, अब आप डिसाइड करोगे कि इस न्यू पॉइंट की क्लास क्या होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग। लेट्स से इस न्यू पॉइंट को मुझे क्लासिफाई करना है एंड मैंने 3 नियरेस्ट पॉइंट क्लासिफाई लिया, दैट मीन्स मैं नियरेस्ट 3 पॉइंट्स देखूंगी। ये नियरेस्ट 3 पॉइंट्स है, लेट्स से इसके ये वाले, राइट। इस पॉइंट की क्लास है C1, इसकी भी क्लास है C1, इसकी भी क्लास है C2, इसकी क्लास है लेट्स से C2। अब इस पॉइंट को क्लासिफाई करने के लिए कि ये कौन सा क्लास इसकी होगी, तो हम देखेंगे नियरेस्ट 3 पॉइंट्स। नियरेस्ट 3 पॉइंट्स में से 2 की क्लास है C1, एक की क्लास है C2, तो मेजॉरिटी किसकी है? C1 की, तो इसकी क्लास भी क्या हो जाएगी? C1, राइट। सो स्टेप 4 इज आप मेजॉरिटी वेटिंग देखते हो विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, right? So basically we look at the labels of those k neighbors, right? The class that appears most, that is my predicted class, right? So this is how k nearest neighbor classifier works. तो अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं सब इसको समझने के लिए। Let's say suppose I move to a new city, right? अब मैंने अपने नियर बाय 5 नेबर्स से पूछा that which restaurant is good, which restaurant is good। आप एक न्यू सिटी में शिफ्ट करें, आप जिस भी लोकेलिटी में गए, आपके जो नियरेस्ट 5 नेबर्स थे, आपने उनसे पूछा कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो सबसे अच्छा है, राइट। 5 नियरेस्ट नेबर्स में से 4 ने तो कहा दैट रेस्टोरेंट ए इज गुड, एंड जो एक नेबर है उसने कहा दैट रेस्टोरेंट बी इज गुड। तो इसमें से मेजॉरिटी क्या है? 4 की,
राइट। सो आप क्या डिसाइड करोगे कि हमें कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, हमें ए रेस्टोरेंट में जाना है, राइट। सो के नियरेस्ट नेबर भी इसी सिमिलर अप्रोच के साथ चलती है। न्यू पॉइंट की क्लास डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि नियरेस्ट पॉइंट्स की क्लास कौन सी है, उसमें से मेजॉरिटी पॉइंट्स कितने हैं, एंड उस मेजॉरिटी क्लास को ही हम अपने न्यू पॉइंट की क्लास को असाइन कर देते हैं, राइट। अब क्या होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज 1, सो व्हाट हैपेंस व्हेन k इज 1। सो अभी हमने देखा था अगर k की वैल्यू 1 है दैट मींस आपको एक ही नियरेस्ट पॉइंट देखना है, राइट। उस नियरेस्ट पॉइंट की जो भी क्लास है आप अपने न्यू पॉइंट को भी वही क्लास असाइन कर दो, राइट। सो वी जस्ट पिक द क्लोजेस्ट एग्जांपल इन केस ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज 1, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज इस डायग्राम में हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पॉजिटिव क्लास है और एक नेगेटिव क्लास है। ये न्यू पॉइंट आया विच इज दिस एक्स क्यू पॉइंट, राइट। इस एक्स क्यू को मुझे बताना है कि इसकी क्लास क्या होगी। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 लूं तो 1 के हिसाब से नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, प्लस, राइट। सो दैट मीन्स इस एक्स क्यू की क्लास भी क्या हम असाइन कर देंगे, प्लस, राइट। बट अगर मैं लिखूं नियरेस्ट 5 नेबर्स, 5 एन देखूं अगर मैं नियरेस्ट 5 नेबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 की क्लास तो प्लस है, 3 की क्लास जो है वो नेगेटिव है। तो हम इस एक्स क्यू पॉइंट को क्या क्लास असाइन कर देंगे, नेगेटिव क्लास असाइन कर देंगे, राइट। सो 1 नेबर अगर आप चूज करते हो तो क्या होता है, 1 नेबर चूज करने में कभी कभी आपको मिसलीडिंग रिजल्ट भी मिल सकता है। बट अब आप जब 1 से ज्यादा नेबर चूज करते हो तो आपको मोर स्टेबल और करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज 1। Now let's discuss the advantages of k nearest neighbor classifier. The first advantage is क्योंकि हम सारा ट्रेनिंग डेटा जो है अपना प्रिजर्व करके रखते हैं एंड देन हम जैसे कोई न्यू पॉइंट आया उसको टेस्ट करते हैं, बेसिकली उसकी क्लास असाइन करते हैं। सो कोई ट्रेनिंग टाइम हमें यहाँ पे नहीं चाहिए एज सीन इन द रेस्ट ऑफ द मॉडल्स। वेरी सिंपल टू अचीव दिस मॉडल, दिस कैन मॉडल कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज। सो अभी हम देखेंगे दैट व्हाट डू वी मीन बाय डिसीजन बाउंड्रीज एंड इट कैन वर्क वेल फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। बट द मेजर डिसएडवांटेज इज क्योंकि यहाँ पे हम सारा ट्रेनिंग डेटा प्रिजर्व करते हैं और जैसे ही कोई नया पॉइंट आया उस टाइम पे अपनी प्रिडिक्शन जो है वो कैलकुलेट करके बताते हो। सो दैट इज वाई इट गिव्स अ वेरी स्लो प्रिडिक्शन, राइट। बिकॉज फॉर एवरी न्यू क्वेरी अब आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट के साथ जितने भी आपके ट्रेनिंग पॉइंट्स है सबके साथ उस न्यू पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबके साथ मीन जितने भी हम नियरेस्ट पॉइंट चूज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k, तो सबके साथ आपको उसका डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट का, राइट। एंड सपोज लेट्स से अगर मेरे पास ट्रेनिंग सेट में 10,000 ट्रेनिंग पॉइंट्स है, अगर मेरे पास 10,000 नेबर क्लासिफायर है तो दैट मीन्स उस न्यू पॉइंट का मुझे 10,000 पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 10,000 डिस्टेंस कैलकुलेशंस पर क्वेरी विच विल गिव take a lot of time, which will take a lot of space, and ultimately it will also comprehending my prediction time. So that is why this is a major disadvantage with the k nearest classifier. Now coming to the next point, which is about the decision boundaries. So what do we mean by decision boundaries? जब भी हम KNN की बात करते हैं तो KNN में हमने देखा है कि यहाँ पे कोई ग्लोबल फंक्शन नहीं होता, राइट। एंड यहाँ पे हम कोई इक्वेशन भी नहीं बिल्ड करते, जैसे जैसे आपके पास टेस्ट डेटा आता जाता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई करते जाते हो, राइट। सो बेसिकली प्रिडिक्शन होती है ओनली व्हेन नीडेड, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो हाइपोथेसिस है मेरी यहाँ पे KNN की वो क्या है, लोकल एंड डायनेमिक। लोकल एंड डायनेमिक का क्या मतलब है, जैसे आई उसके हिसाब से हमने कर दी, राइट। ग्लोबली हम उसका कोई फंक्शन नहीं बिल्ड कर रहे, ग्लोबली हम कोई उसको मैथमेटिकल मॉडल की टर्म में नहीं बिल्ड कर रहे, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि डिसीजन सरफेस या डिसीजन बाउंड्री का मतलब क्या होता है। डिसीजन सरफेस फॉर KNN या डिसीजन बाउंड्री फॉर KNN का क्या मतलब है, क्योंकि KNN कोई मॉडल तो बिल्ड नहीं कर रहा, राइट। बट इफ वी कीप ट्रेनिंग डेटा फिक्स्ड एंड क्लासिफाई एवरी पॉसिबल पॉइंट इन स्पेस, व्हाट वुड द क्लासिफिकेशन लुक लाइक। क्या मतलब है हमारा, सपोज मैं 2D स्पेस की बात कर रही हूँ, राइट। ये मेरा 2D स्पेस है, मेरे कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये इसकी एक बाउंड्री हो गई। अगर इस बाउंड्री के अंदर मेरा न्यू पॉइंट है तो इसकी वाली क्लास असाइन कर दो, नहीं है तो उसको कोई दूसरी क्लास असाइन कर दो। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये इसकी बाउंड्री हो गई, राइट। अगर मेरा न्यू पॉइंट इस बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है तो इसकी वाली क्लास असाइन कर दो, अदरवाइज दूसरी क्लास। ये मेरा कोई तीसरा ट्रेनिंग पॉइंट है, ये इसकी बाउंड्री हो गई, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, हर एक ट्रेनिंग डेटा को अगर मैं फिक्स रखूं
तो हर एक ट्रेनिंग डेटा अपने पास एक बाउंड्री एज्यूम करके रख रहा है, राइट। तो मेरी क्लासिफिकेशन किस तरीके की लगेगी इसमें, सपोज मैं वन नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर की टर्म से बात करते हैं। सपोज अगर मेरे पास वन नियरेस्ट नेबर है, अगर हम वन KNN की बात कर रहे हैं, तो हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्रिएट्स अ रीजन अराउंड इटसेल्फ। यही हमने देखा, हर एक ट्रेनिंग पॉइंट क्या कर रहा है, अपने पास एक रीजन बना रहा है। दिस इज दिस रीजन ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज रीजन ऑफ दिस पॉइंट, this is region of this point. Let's say I have some 4 point, this is region of this point, this is region of let's say this point. So हर एक ट्रेनिंग पॉइंट अपने पास एक रीजन बना के रख रहे हैं। So ये थोड़ा पॉइंट डिसबैलेंस है यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये इस टाइप से कुछ, राइट। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल अपने पास एक रीजन क्रिएट कर रहा है, राइट, एंड ऑल पॉइंट्स इनसाइड दैट रीजन विल गेट द सेम क्लास एज दैट ट्रेनिंग एग्जाम्पल। जितने भी पॉइंट्स, अगर जितने भी पॉइंट्स आते हैं इस बाउंड्री के अंदर, उन सबको यही वाली क्लास मिलेगी जो इस पॉइंट की है। जितने भी ट्रेनिंग पॉइंट्स इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, उन सबको यही क्लास मिलेगी जो इसकी क्लास है। जितने ट्रेनिंग पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, उन सबको यही क्लास मिलेगी जो इसकी है, राइट। So each training example creates a region around itself and all points inside that region will get the same class as that training example, right? So basically एक diagram सा form कर लेता है जिसको हम कहते हैं Voronoi diagram, right? So the one that I just created over here, or we can see in this diagram also, this is an example of an Voronoi diagram. Voronoi diagram का क्या मतलब है? Every training point claims the area closest to it like territories on a map. जैसे मैप में होता है कि ये स्टेट जो है, ये वाला जो है ये केरल का है, ये वाला जो है वो दिल्ली का है, ये वाला जो है वो चंडीगढ़ का है, ये वाला जो है ये राजस्थान का है। तो जैसे जैसे मैप में टेरिटरीज मार्क्ड होती है कि इस पॉइंट, अगर आप इस रीजन के अंदर हो तो आप इस स्टेट में हो, अगर आप इस रीजन के अंदर हो आप इस स्टेट में हो। सिमिलरली जितने भी ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं वो अपने आसपास एक बाउंड्री सी क्रिएट करके रख रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स उस बाउंड्री के अंदर आएंगे वो सारे, उन सबको वही क्लास मिलेगी जो उस पॉइंट की है, राइट। सो बेसिकली विच एवर ट्रेनिंग पॉइंट यू आर क्लोजेस्ट टू, यू गेट इट्स लेबल। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये जो रीजन क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, एक तरीके के पॉलीगन्स हैं, राइट। दिस इज अ पॉलीगन, this is another polygon, this is another polygon, this is another polygon, this is another polygon, right? So ये जो polygons है, ये जो irregular polygon regions हैं, यही हमारे points की decision boundary है, irregular polygon regions. So basically decision boundary क्या होती है आपकी? Decision boundary is nothing but the irregular polygon regions which is surrounded by the point which is enclosed in that particular, in which that particular point is enclosed. Right? So irregular polygon regions, or we can say very sharp boundaries. So this forms the decision boundary for KNN. Now ये तो हमने KNN देख लिया क्लासिफिकेशन के लिए, जहां पे हमारे पास क्लास है और उस पॉइंट की क्लोजेस्ट क्लास क्या है उसके हिसाब से हम उसको न्यू क्लास जो है वो असाइन कर देते हैं। बट अगर लेट्स से मेरी जो आउटपुट है वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वो रिग्रेशन है। लेट्स से मेरे पास कंटिन्यूस आउटपुट है। अगर मेरे पास लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मुझे बताना है कि प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देख के इस स्टूडेंट के क्या मार्क्स आएंगे, या मुझे टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना है, या मुझे प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, राइट। इन सारे केसेस में मुझे स्कोर को प्रिडिक्ट करना है। इन सारे केसेस में जहां पे मेरी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होती है, उस केस में हम KNN को कैसे यूज करेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज KNN फॉर रिग्रेशन। KNN for regression means where I have continuous output. Right? So अब तक हमने देखा है क्लासिफिकेशन, दैट इज बेसिकली स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। बट अगर मेरी जो आउटपुट है वो है हाउस प्राइस हो गया, या फिर लेट्स से टेम्परेचर हो गया, या फिर लेट्स से सैलरी हो गया, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग आप क्या देखोगे, आप एवरेज लोगे के नियरेस्ट नेबर्स का, राइट। सो बेसिकली इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर मुझे न्यू पॉइंट है Q, एक्स क्यू, इसकी मुझे क्लास बतानी है। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसमें मेरे पास एक्स क्यू पॉइंट था, राइट।
बट अब फर्क क्या है, वहां पे जो मेरी क्लास थी वो प्लस और नेगेटिव थी, अब क्लास प्लस और नेगेटिव नहीं है। अब मुझे बताना है ये जो न्यू पॉइंट है, लेट्स से इसका टेम्परेचर क्या होगा, या फिर सैलरी क्या होगी, या फिर हाउस प्राइस क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, जितने भी इसके के नियरेस्ट नेबर्स होंगे, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ के दैट यू टेक, उन सब का आप एवरेज ले लो। उन सब का हम क्या करेंगे, उन सब का हम एवरेज ले लेंगे। सो जो भी मेरी न्यू वैल्यू आएगी वो होगी उस न्यू पॉइंट की क्लास कह लो या फिर उसकी आउटपुट वैल्यू कह लो, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे प्रिडिक्ट करनी है हाउस प्राइस को, प्रिडिक्ट हाउस प्राइस यूजिंग के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, राइट। तो हम कैसे करेंगे, इसके जो नियरेस्ट किसी न्यू हाउस H1 की मुझे प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, और मुझे गिवन है जो उसके नियरेस्ट 3 हाउसेज है उसकी प्राइस, राइट। लेट्स से फर्स्ट हाउस इज ऑफ 50 lakhs, सेकेंड हाउस इज ऑफ 52 lakhs एंड थर्ड हाउस इज ऑफ लेट्स से 48 lakhs। तो इस न्यू हाउस की प्राइस हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम ये जो हम के की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, लेट्स से 3 हाउसेस की मुझे प्राइसेस गिवन है, तो हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन विल बी, हम इन तीनों हाउस की प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, 50 + 52 + 48 डिवाइडेड बाय 3 विच मेक्स इट 50 lakhs, राइट। सो बेसिकली सिंपल एवरेजिंग, जब आपके पास जो आउटपुट हो या डेटा जो हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, राइट। द सेकेंड थिंग in the KNN is the distance weighted KNN, distance weighted KNN। Now अभी ये जो हमने ऊपर देखा कि अगर आपको कंटिन्यूअस आउटपुट के लिए करना है तो आप क्या करो, जो भी नियरेस्ट नेबर्स हैं उन सब का एवरेज कर लो, जो भी आउटपुट आएगा वो उस न्यू पॉइंट को हम वही एवरेज जो वैल्यू है वो होगी उसकी, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं आप यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, राइट। जो हाउस की प्राइस 50 lakhs है, जिसकी 52 lakhs है और जिसकी 48 lakhs है, तीनों को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, राइट। बट यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं कंसिडर करें कि कौन सा हाउस किसके कितने क्लोजेस्ट है, राइट। सो बेसिकली प्रॉब्लम विद द नॉर्मल KNN इज, प्रॉब्लम with this normal KNN is that all K neighbors are treated equally, right? But logically क्या होना चाहिए, जो मेरा क्लोजेस्ट नेबर है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए और जो नेबर मेरा थोड़ा दूर है उसका इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए, राइट। अगर मेरा ये पॉइंट है इसकी मुझे आउटपुट वैल्यू डिसाइड करनी है तो इसका जो क्लोजेस्ट नेबर है इसका इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा होगा, इससे जो थोड़ा सा दूर है इसका इन्फ्लुएंस इस पे और थोड़ा कम होगा, इस वाले से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे कम होगा। तो ये डिस्टेंस भी मेरे लिए मैटर करता है, जिसको हमने प्रीवियस में एवरेज करने के टाइम पे नहीं कंसिडरेशन में लिया। सो नाउ वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन दिस एवरेज, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस वेटेड KNN। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं उनको एक वेट असाइन कर देंगे, और वेट आप कैसे असाइन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस, राइट। सो लेट्स से ये मेरा पॉइंट है 1, जिसको मुझे बताना है कि इसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी या हाउस प्राइस इसकी क्या होगी। इसके क्लोजेस्ट से 3 नेबर्स हैं, 3 हाउसेज हैं, 2, 3, 4। तो आप क्या करोगे, 2, 3, 4 को एक वेट असाइन कर दोगे, और वेट कैसे असाइन करोगे, जितना उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 1, राइट। तो वेट फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज विल बी 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन that particular point, let's say this is xq point and the xi point जिसके साथ हम उसका डिस्टेंस देख रहे हैं, राइट। सो लेट्स से आपको अगर मुझे वेट और निकालना है 2 पॉइंट, किस 2 पॉइंट को क्या वेट मिलेगा, तो क्या होगा 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड बिटवीन पॉइंट 2 का स्क्वायर। जो भी डिस्टेंस है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली वेट ऑफ 3 निकालना है आपको, वेट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो भी डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 3 इसका स्क्वायर। वेट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जो भी 1 एंड 4 है उसका स्क्वायर, राइट। सो क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसका डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा उसका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जिसका डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा उसका वेट ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा,
राइट। सो यही हमें प्रोपोर्शन देखना था यहाँ पे कि जो क्लोजेस्ट नेबर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द पॉइंट जो हमारे फारदेस्ट पॉइंट्स हैं। तो इससे, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, दैट क्लोजर डिस्टेंस will get bigger weight and farther distance will get smaller weight, right? So let's say अगर हम सपोज मेरे पास दो नेबर्स हैं, एक नेबर ए है एंड एक नेबर बी है, नेबर ए एंड नेबर बी। नेबर ए का डिस्टेंस है 1, नेबर बी का डिस्टेंस जो है वो है 5। सो क्या होगा, विदाउट वेटिंग हमें पता लग रहा है, तो अगर मैं इसमें वेट को कंसिडरेशन में नहीं लूं तो दोनों का वेट इक्वल है, राइट? दोनों इक्वली मेरे इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं वेट को कंसिडरेशन में लूं तो क्या होगा, 1/1 और ये 1/5। तो इसका वेट जो होगा वो ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया और इसका वेट जो है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। वैसे भी ये पॉइंट क्या था, दूर था। तो ए हैज अ मच स्ट्रॉन्गर वोट कंपेयर टू पॉइंट बी। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस वेटेड KNN वर्क्स। सो अब क्या होगा, जब आपके पास वेट आ गया, सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एवरेजिंग, रिग्रेशन विद वेट्स। सो इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेजिंग जो हम पहले कर रहे थे, वेट आ जाने के बाद अब आप कैसे न्यू पॉइंट के लिए क्लासिफाई करोगे, उसकी आउटपुट वैल्यू को डिसाइड करोगे। एक बार आपके पास वेट आ गया तो वेट को मल्टीप्लाई कर दो बाय जो भी फीचर्स हमारे पास उसमें गिवन है अपॉन समेशन ऑफ ऑल द वेट। सो दिस इज माय वेटेड एवरेज। यही हम बात कर रहे थे, डिस्टेंस वेटेड KNN। सो दिस इज माय वेटेड एवरेज। इसको अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। तो स्पेशल केस लेट्स से देखते हैं, अगर मेरे पास जो है किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 0 है, राइट? लेट्स से मेरा ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट को मुझे बताना है इसकी क्लास क्या है। इसी पॉइंट पे मेरा एक और पॉइंट है, राइट? तो उन दोनों पॉइंट्स, जो ये जो नया पॉइंट है लेट्स से XQ, इसी पॉइंट के ऊपर एक और मेरा पहले वाला पॉइंट है विच इज 1, राइट? अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो 1 में 0 का स्क्वायर करूंगी तो वेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली अगर आपके किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपके पुराने ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट से बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस 0 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका ट्रेनिंग पॉइंट की क्लास होगी वही क्लास आप इस न्यू पॉइंट को असाइन कर दोगे। तो बेसिकली जो मेरी 1 की क्लास है वही पॉइंट, वही क्लास में इस XQ पॉइंट को असाइन कर दूंगी। सो दिस हैपेंस व्हेन द डिस्टेंस इज 0। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्टली असाइन दैट ट्रेनिंग एग्जांपल्स वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू है वही वैल्यू आप इसको असाइन कर दो। सो व्हेन डिस्टेंस इज 0, डायरेक्टली assign that training examples value। अब ये रिग्रेशन विद वेट्स का एक एग्जांपल लेके देखते हैं एंड फिर इसको समझते हैं। तो लेट्स से आई वांट टू प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ अ न्यू हाउस, और मेरे को 3 नियरेस्ट हाउसेस की प्राइजेस और उनका डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वेट। सो फर्स्ट स्टेप इज असाइन वेट्स। वेट्स हम कैसे असाइन करेंगे, जो भी डिस्टेंस है उसका इनवर्स अपॉन उस इनवर्स का स्क्वायर। सो वेट इज 1 अपॉन जो भी डिस्टेंस आता है उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर हाउस नंबर ए। फॉर ए का डिस्टेंस क्या है, ए का डिस्टेंस है 1, बी का डिस्टेंस है 2, सी का डिस्टेंस है 3। सो फॉर ए वेट 1 इज 1 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज 1। फॉर बी वेट 2 is 1 upon 2 का square which is 0.25, and for C weight 3 is 1 upon 3 का square, is it 3? So there is a small correction. Let's say I take this value as 5 to make a calculation little simpler. Let's say I take this value as 5. So this becomes 1 upon
5 का स्क्वायर 1/25 विच इज 0.04। तीनों के मेरे पास वेट्स आ गए। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलनी थी? जो भी वेट है मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी प्राइस है अपॉन जितने भी वेट्स हैं उनका समेशन। सो लेट्स डू इट। अप्लाई वेटेड एवरेज फॉर्मूला। सबसे पहले वेट क्या है हाउस नंबर 1 के लिए 1। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस है 50, सो 1 into 50। देन नेक्स्ट वेट क्या है? नेक्स्ट वेट आया है 0.25। 0.25 प्राइस क्या है इसकी? 52, सो 0.25 into 52। थर्ड हाउस है, इसका वेट क्या है? 0.04 एंड इसकी प्राइस क्या है? 48। 0.04 प्राइस इज 48 अपॉन जो भी तीनों वेट्स हैं इनका समेशन 1 प्लस 0.25 plus 0.04. So when I solve this, this comes out to be 50 plus 13 plus 1.92 upon 1.29. So this is approximately 50.3. So new price की new house है उसकी price क्या है? 50.3 lakhs. So this is approximately 50.3. सो 50.3 आई है हमारी जो न्यू हाउस है उसकी प्राइस, राइट। सो यही फायदा होता है वेटेड एवरेज लेने का। तो जब हमने नॉर्मल एवरेज ले लिया था सेम एग्जांपल में, जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं थे तो हमने क्या देखा था? तब हमारे पास जो प्राइस आई थी वो आई थी 50 lakhs, बट जब हमारे पास प्राइस क्या आई है 50.3 lakhs विच इज स्लाइटली हायर। बिकॉज क्यों आई है स्लाइटली हायर? क्योंकि जो सबसे ए वाला जो हाउस है वो सबसे क्लोजेस्ट है, इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, दैट इज वाई जो प्राइस आई है वो इसके क्लोजेस्ट है, राइट। अगर प्राइस आती है अराउंड 52 के अराउंड, दैट मीन्स अगर डिस्टेंस इसका ज्यादा होता तो इस वाले के क्लोजेस्ट आती, इसका सबसे कम होता तो इस वाले के क्लोज। बेसिकली डिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा उसके क्लोजेस्ट हमारी प्राइस जो होगी वो फॉल करेगी, बिकॉज उसी का इन्फ्लुएंस जो है वो सबसे ज्यादा है। सो बेसिकली वेटेड एवरेज में क्या है? जो भी क्लोजेस्ट नेबर्स हैं दे स्पीक लाउडर कंपेयर टू द नेबर्स दैट आर फादर। Now let's do a comparison between the local method and the global method. So local method क्या था? Local method था जो normal KNN था, जहाँ पे हम सिर्फ K nearest neighbors को use करते हैं, that is the local method. But when we allow all training point, जहाँ पे हम उनके weights को भी important weightage देते हैं, उस केस में जो father points होते हैं उनका बहुत कम influence होता है compared to the points जो closest हैं। इस method को हम कहते हैं global method, right? So basically normal KNN that is your local method, और जो weighted average वाला method है that is my global method. So now this is the one important assumption जो हम KNN में assume करते हैं, that points that are close in Euclidean space have similar outputs. जो भी points हमारे close होंगे Euclidean space में उनका output भी क्या होगा? more or less similar होगा, right? So basically जो भी मेरे जितने similar inputs होंगे उनका जो output होगा वो उतना ही similar होगा, राइट यही हमने देखा है। अगर जो न्यू पॉइंट मुझे क्लासिफाई करना है वो इसके क्लोजर है, दैट मीन्स माई इनपुट वॉज क्लोजर टू दिस, दैट इज वाई माई आउटपुट इज अपियरिंग टू बी क्लोजर टू दिस, राइट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट असम्पशन ऑफ KNN कि जो भी पॉइंट्स यूक्लिडियन स्पेस में क्लोज होंगे उनका आउटपुट भी क्या होगा? सिमिलर होगा, बिकॉज दे हैव सिमिलर इनपुट्स, दैट इज वाई वी आर गेटिंग सिमिलर आउटपुट्स। नाउ coming to the one biggest problem of KNN, that is my curse of dimensionality. So curse of dimensionality का क्या मतलब होता है? Let's say अगर हर एक पॉइंट या हर एक इंस्टेंस के 20 फीचर्स हैं, राइट। हम लेट्स से कोई स्टूडेंट का डेटा एज्यूम कर रहे हैं, मुझे बताना है कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या होंगे। उसके लिए हम स्टूडेंट के लिए से कुछ 20 फीचर्स ले रहे हैं कि आर्ट्स स्टडीड क्या है, अटेंडेंस क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना टाइम है, पास्ट ग्रेड क्या है। ये कुछ लेट्स से मेरे पास 20 फीचर्स हैं हर एक स्टूडेंट के। अब उन 20 फीचर्स में से मैटर तो मेरे पास कुछ ही फीचर करते हैं। लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए मैं देखेंगे कितने नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट ने पढ़ाई करी एंड उसकी अटेंडेंस क्या है। यही कुछ 2-3 फीचर्स होंगे जिनको हम इंपॉर्टेंस देंगे, बट हम हर एक स्टूडेंट के लिए कंसिडर करें 20 फीचर्स को, जिसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो इररिलेवेंट है, जो मैटर नहीं करते। तो क्या होगा? अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे न्यू पॉइंट का उन हर एक स्टूडेंट के 20 फीचर्स के साथ, राइट।
हर एक स्टूडेंट के फीचर को हमने एक कोऑर्डिनेट की तरह एक्सप्रेस कर लिया, लेट्स से 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू 20, राइट। अब न्यू पॉइंट का हर एक फीचर के साथ आप डिस्टेंस जो है वो एज्यूम करके चलोगे, तो क्या होगा, इररेलेवेंट फीचर्स जो होंगे, जो मेरे लिए कहीं मैटर भी नहीं कर रहे थे, वो आपके इस डिस्टेंस को डोमिनेट कर जाएंगे, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, दो पॉइंट्स जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजर थे, वो हमें लगेगा वो कितनी दूर है आपस में, बिकॉज ऑफ दिस इररेलेवेंट फीचर्स। सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां मेरे को वेटेज देनी थी सिर्फ 2 या 3 फीचर्स को जिनकी एक्चुअल में रेलेवेंस थी, हमने इंपॉर्टेंस दी उन सारे 20 के 20 फीचर्स को जिनकी एक्चुअली, जिसमें से 15-16 फीचर्स ऐसे थे जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। उसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा डोमिनेट या ओवर पावर कर गया, जिसने मेरे एक्चुअल रिजल्ट को ही चेंज कर दिया, right? So this problem is known as the curse of dimensionality. Now let's see how to fix the curse of dimensionality problem. So curse of dimensionality problem को हम solve कर सकते हैं by using one technique which is attribute weighting. Attribute weighting में हम क्या करेंगे, हम जितने भी important features हैं उनको थोड़ा stretch कर देंगे और जो less important features हैं उनको shrink कर देंगे। कैसे हम उनको stretch और shrink करेंगे, based ऑन सम फैक्टर जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे फीचर्स हैं उनको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट्स से दैट फैक्टर इज सम zi, राइट। तो क्या होगा, जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको तो हम थोड़ा लार्ज स्केल कर देंगे और जितने लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम थोड़ा स्मॉल स्केल कर देंगे, राइट। सो बेसिकली डिस्टेंस मेट्रिक चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन कितनी हमारे फीचर की इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्केल कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे हमें फैक्टर डिसाइड करें जिसके बेसिस पे हम उसको मल्टीप्लाई करना है, उन फीचर्स को एक्सपैंड करना है या श्रिंक करना है। उसके लिए वी कैन यूज अ टेक्निक विच इज क्रॉस वैलिडेशन। सो क्रॉस वैलिडेशन में क्या होगा, हम डिफरेंट वेट्स ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि किसमें सबसे कम एरर है एंड उस वेट को यूज कर लेंगे विच हैज द मिनिमम एरर। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू फिक्स द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम। अनदर वे आउट इज कि हम क्या करें, हम इंपॉर्टेंट जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हटा ही दें, राइट। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग एंड एक्सपैंडिंग, आप सिंपली क्या करो, जो रिमूव कर दो यूजलेस फीचर्स को। सो बेसिकली फीचर सिलेक्शन टेक्निक हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, जहां पे लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम हटा ही देंगे अपने डायमेंशनैलिटी कंसिडरेशन से, राइट। सो दिस वाज अबाउट कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी फिक्स्ड. So this was all about KNN nearest neighbor classifier problem. In the upcoming video, we'll see some practice questions related to it. Also, you can switch on to my Instagram channel in order to get daily practice questions on various subjects that are uploaded every day. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.